नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, हरियाणा के अंदर ईडी भी एक्टिव हो चुकी है। हरियाणा के अंदर 15 दिन के अंदर बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, यहाँ पर ही 2 रेड पड़ चुकी हैं। आने वाले समय के अंदर कितनी रेड पड़ेंगी, खैर इस बात का तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ईडी अभी एक्टिव है और लगातार जो है जांच जारी है और लगातार रेड जारी है। इन्हीं विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे आज। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज का जो विषय है वो काफ़ी आपको पसंद आएगा और ऐसा विषय है जिससे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी है। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव नज़दीक है और साथ ही ईडी भी नेताओं के नज़दीक पहुंचने लगी है। क्या मानते हैं सर, ईडी के नज़दीक आने से नेताओं पर कितना फर्क पड़ेगा? और बात की जाए राजनीतिक द्वेष की, क्योंकि इस बात की बार बार चर्चाएं हो रही हैं, कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक द्वेष है, ये जानबूझ करके उनके पीछे ईडी लगाई जा रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखो, चुनाव हरियाणा में जैसे ही शुरू हुआ है तो उसकी सुगबुगाहट स्पष्ट सुनाई देने लगी है। जिस दिन से अमित शाह जी को हरियाणा की बागडोर सौंपी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि वो लोग चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। हरियाणा को लेकर उनके लिए हरियाणा एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेट है। और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की 5-5 सीटें आई, तो इसका मतलब ये है कि वोट शेयर भी 47-46 इस प्रकार से रहा। तो ऐसे में बड़ा टफ फाइट है, तो हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अमित शाह जी ने शुरुआत करी। सबसे पहले तो उन्होंने हरियाणा में आए, उन्होंने पंचकुला में स्पष्ट कह दिया कि मोदी ये अपना मनोहर लाल जी की बजाय नायब सैनी जी अब अगले मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी जी के और नायब सैनी जी के। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, भाई मनोहर लाल जी का चैप्टर क्लोज है। दूसरी बार आए तो उन्होंने बैकवर्ड सम्मेलन को संबोधित किया और पूरे हरियाणा से बैकवर्ड आए थे वहाँ पर। और ख़ास तौर पे सम्मेलन दक्षिण हरियाणा के उस हिस्से में रखा गया जहाँ सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं या अहीर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। तो उस स्ट्रांग होल्ड से अमित शाह जी ने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हम बैकवर्ड की राजनीति करेंगे और अपनी लाइन दिखा दी भी, हम अब की बार बैकवर्ड को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने वहाँ ये घोषणा भी करी भी 8 लाख क्रीमी लेयर रखी जाए। तीसरा पॉइंट अब था, जहाँ अमित शाह जी हो और वहाँ ईडी ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये पहले से ही लग रहा था कि अब ईडी का भी गेम शुरू होगा हरियाणा में। तो थोड़े दिन पहले भिवानी में एक रेड हुई। सतवीर रतेरा जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा खेमे के, पहले उनके यहाँ रेड हुई। आज महेंद्रगढ़, गुड़गांवा और सहित अन्य स्थानों पर राव दान सिंह, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, उनको पिछले दिनों लोकसभा का भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट भी दिया गया। किरण चौधरी जी, जो कि कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने आरोप भी लगाए, भाई भूपेंद्र हुड्डा ने रावदान सिंह को टिकट दिलवाने के लिए श्रुति चौधरी का टिकट कटवाया। और उन्होंने ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा, भाई भ्रष्टाचार में दान सिंह डूबे हुए हैं। और पिछले दिनों कैप्टन अजय यादव ने भी लिखा, भाई ईडी का केस है दान सिंह पे और सीबीआई का भी केस है इस मामले को लेके, तो इनको टिकट ना दी जाए, परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट दी। इसका मतलब यह है कि भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी क्लोज रहे हैं। तो ईडी ने आज दान सिंह के यहाँ दस्तक दी है।
अब आने वाले दिनों में ईडी और भी दस्तक दे सकती है, क्योंकि ये तो एक रास्ता है दान सिंह के थ्रू। भूपेंद्र हुड्डा के और भी नजदीकी हैं, उन तक भी पहुंचने का ईडी प्रयास करेगी अब धीरे धीरे, क्योंकि चुनाव में ये 3 महीने अब ईडी का रोल हरियाणा में बढ़ जाएगा काफी। लगातार ईडी सर छापे मार रही है। भिवानी के अंदर भी 48 घंटे की रेड थी। आज इस प्रकार से दान सिंह जी के घर के ऊपर भी रेड चल रही है, जारी है रेड अभी भी। क्या मानते हैं सर इन रेड से, जिस प्रकार से आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है कि राजनीतिक द्वेष जो है वो किया जा रहा है, इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, आप क्या मानते हैं सर? क्या राजनीतिक द्वेष के कारण ये ईडी की रेड है, या कुछ निकल के भी आएगा? क्योंकि सतबीर रतेरा जी ने भी लगातार इसी तरह के आरोप लगाए थे कि राजनीति की जा रही है, राजनीति के कारण ही उनके ऊपर जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह के आरोप भी लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी। ईडी देखो, वैसे तो किसी भी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आप इस चीज को नहीं कह सकते भी जांच ना हो, परंतु इस केस में 2022 में ये मामला दर्ज हुआ, 1393 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया गया। आरोप है कि ये पैसा वापस बैंक को नहीं दिया गया, इस पैसे को रीरूट किया गया, कहीं और लगा दिया गया और बाद में बैंक का लोन राइट ऑफ करवा लिया गया। ठीक है, फैक्ट्स में ये है, बट 2022 का केस था। अब 2024 जून में आप जुलाई में आके आप कार्रवाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शक खड़ा होता है, कहीं ना कहीं ईडी की मंशा पे भी क्वेश्चन लगता है भी। जो समय है वो इस तरह का है कि चुनाव आज नजदीक आ गया। केजरीवाल के साथ जब दिल्ली में हुआ तब भी यही सवाल उठे थे भी चुनाव के समय ही क्यों। तो ये चीजें कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है भाई ये राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी भी कहीं ना कहीं सोचता है इस बारे में भी ये सारा का सारा चुनाव के समय क्यों, पहले क्यों नहीं। तो ये सवालिया तो लग रहा है कहीं। सर जिस प्रकार से ईडी जो है वो तो एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन फिर भी आरोप लगना एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है तो स्वतंत्र एजेंसी इसका मतलब स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही, उसके ऊपर राजनीतिक दबाव जो है वो है। उसी दबाव के कारण ही वो लगातार जो विपक्ष के नेता हैं या ऐसा लगता है कि उन्हीं के ऊपर जो है रेड जो है वो मारी जा रही है। दीपक जी, कहने को स्वतंत्र है, कहने को तो सीबीआई भी स्वतंत्र है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही एक केस की सुनवाई करते हुए कहा है भाई सीबीआई स्वतंत्र तो नहीं है, सरकार के कंट्रोल में है। इसी प्रकार कहने को स्वतंत्र है, बाकी तो ईडी भी हमें सबको पता है कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे, सरकार के दबाव में काम करती है। और ये विडंबना है कि आप मान लो विपक्ष के लोगों ने गड़बड़ करी थी अपने शासनकाल में, उन पे वो कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के किसी नेता पे रेड नहीं करती ईडी या सीबीआई। तो स्वाभाविक है सरकार को इस चीज़ का जवाब तो देना पड़ेगा टाइम पे, क्योंकि इस तरह से आरोप तो लगेंगे ही उन पे। क्योंकि जो क्या बीजेपी के सभी नेता दूध के नहाए हुए हैं, तो जांच तो देखो दोनों तरफ होनी चाहिए। सर 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो भी जो सीबीआई को जो है कांग्रेस का तोता कहा जाता था, उस समय भी कहा जाता था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी के नेताओं पर रेड मरवा रहे हैं। उस समय भी यही स्थिति थी। तो स्वतंत्र क्यों नहीं होती है एजेंसियां, क्यों? मेरे सोचने की बात है, क्यों विडंबना, जिस प्रकार से आपने कहा कि विडंबना है, ये भी नेताओं के इशारे के ऊपर सीबीआई चलती है, ईडी चलती है, तो इस तरह से कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? कहने को तो दीपक जी आप चुनाव आयोग को भी कहते हैं कि भाई स्वतंत्र एजेंसी है, कहाँ है? अब जब उसका मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करना था, उसमें विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई चीफ जस्टिस, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री फैसला लेंगे। उसके फैसले को भी सरकार ने अधिसूचना जारी करके निरस्त कर दिया उस फैसले को। तो सरकार कोई भी हो वो ये नहीं चाहती कि भाई
कहने को तो स्वायत्त हैं, चाहे आपका चुनाव आयोग है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, कहने को स्वायत्त हैं, लेकिन चलना पड़ता है सरकार के इशारे पे। और अगर जुडिशरी फैसला दे देती है तो आपने एग्जाम्पल देख ही लिया, चुनाव आयोग के मामले सरकार ने अधिसूचना जारी करके उस फैसले को ही बदल दिया। तो सरकार चाहती ही नहीं कोई भाई निष्पक्ष होकर काम करे कोई। तो हमारे राजनेता तो नहीं चाहते निष्पक्षता, चाहे वो फिर वो भाजपा वाले हों क्योंकि, या फिर कांग्रेस वाले, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में भी सीबीआई को कांग्रेस का तोता कहा जाता था पिंजरे का। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो राजनीतिक सिस्टम ऐसा है कि हमारे नेता मैक्सिमम पावर अपने पास रखना चाहते हैं। मतलब पिंजरा जो है वो चेंज हुआ है, तोता वैसे का हाँ, वैसा ही है। तोता तो चाहे कोई भी हो, उस तोते ने तो अंदर रहना है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो कोई सरकार हो। इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? क्योंकि आज मेरी एक नेताजी से बात भी हुई, हालांकि बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं वो, उनका कहना है कि ये दबाव उनकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है अगर, तो ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि इस तरह से अगर राजनीति की जाएगी तो ये राजनीति गलत है। और उन्होंने खुद भी ये कहा है कि इसका नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है, क्योंकि पहले जब केजरीवाल जी जब जेल में गए दिल्ली के अंदर, तो भी आसपास के क्षेत्र के अंदर बीजेपी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर ईडी जो है वो लगातार रेड कर रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है, अपनी जांच कर रही है, उनका ये मानना है कि इससे हमारी ही सरकार को नुकसान होगा। एक्चुअली दीपक जी क्या होता है, जब आदमी सत्ता में बैठा होता है ना, उसको कोई ये समझाने वाला नहीं होता कि ये चीज़ नुकसान कर रही है या फायदा कर रही है। जो बंसीलाल जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी हटी और चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो बंसीलाल, बीडी गुप्ता जी और उनके राजनीतिक सलाहकार होते थे महावीर जी, तीनों बैठे थे। एक दिन बाद में ये बात खुद बीडी गुप्ता जी ने बताई, बोले कि बंसीलाल जी कहने लगे कि आगे चुनाव आ रहा है सन 77 के बाद, तो हमें क्या रहेगा। तो बीडी गुप्ता जी लगते बोले जी अपने देश का निर्माण कर दिया, हरियाणा का निर्माण कर दिया, अपन तो मेजोरिटी पूरी आएगी कांग्रेस की। बीडी गुप्ता जी कहने लगे मेरा ये कहना, और बंसीलाल जी बोले हाँ भाई ये बात तो ठीक है। तो बोला महावीर टिकला जी मेरे से भी आगे निकल गए, बोले जी अपने खिलाफ तो कोई फार्म में कौन नहीं भरा है। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा पटा बांध देते हैं आंख पे, सत्ता पे जो बैठा होता है नेता, उसको ऐसे लगता है कि तेरे फैसले तो भगवान के फैसले हैं। तो जब वो सत्ता से हटता है तो उसको पता लगता है कि कौन कौन से फैसले गलत थे या ठीक थे। तो ऐसे में नेताओं को ये तो सोचना पड़ेगा कि फैसले लेने से पहले भैया कि वो क्या करते हैं, ये तो जनता ही फैसला करेगी उनका। बिल्कुल, जनता जो है वो फैसला करेगी। राजनीतिक प्रभाव जो है लगातार जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम ये बात नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। दूसरी बात, इस प्रकार से लोगों का कहना है कि इन जो छापेमार कार्रवाइयाँ हैं, इन कार्रवाइयों से कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान ज़रूर होगा। खैर ये तो अब जनता तय करेगी कि क्या उनको करना है आगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा और किसका पलड़ा झुक जाएगा, खैर ये तो अब समय बताएगा। लेकिन जो ईडी की रेड है हरियाणा के अंदर वो लगातार जारी है, 15 दिन के अंदर दूसरी रेड, और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर ही, तो वो काफ़ी चर्चा का विषय लगातार बनता जा रहा है। जनता ने ही देखना है वो क्या करेगी। आप ज़रूर कमेंट्स करके हमें इस बारे के अंदर ज़रूर बताएं कि जो रेड चल रही है इसका क्या इफ़ेक्ट जो है वो होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।